So class, today we are going to start साइंस वन का चैप्टर नंबर 1। बेसिकली मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से थोड़ा फास्ट चैप्टर को पढ़ाने वाला हूँ, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। ये बेसिकली इन डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है, जस्ट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बेसिक्स कवर करूँगा और इसके बेसिस पे जो भी न्यूमेरिकल्स बोर्ड में पूछे गए हैं उन न्यूमेरिकल्स को मैं कवर करने वाला हूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर 1। बेसिकली वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर, क्या कवर करने वाले हो आप? थियरी, बेसिक थियरी एंड रिलेटेड न्यूमेरिकल्स फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, वन बाय वन करके हम लोग पूरा चैप्टर कवर करेंगे। ओके, तो फास्ट रिकैप हम लोग करने वाले हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरीथिंग इन आवर क्लास, राइट। मैंने ऑलरेडी आप लोग को सब कुछ पढ़ा दिया क्लास में। अगर किसी को बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक को और डिटेल में बना दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली जस्ट क्विक रिकैप करेंगे और न्यूमेरिकल लेंगे जो बोर्ड्स में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। ओके, सो वी आर गोइंग टू टेक PYQ ओनली, ठीक है। तो आइए कवर करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, चैप्टर नंबर 1। ओके, सो इन चैप्टर नंबर 1 सबसे पहला टॉपिक है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। सो व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, एनीवन? तो क्लास, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी व्हेन बॉडी परफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगता है विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, एंड दैट फोर्स इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट लॉ, व्हाट फर्स्ट लॉ टेल्स यू? ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विथ सन एट इट्स फोकाई। मतलब जिस ऑर्बिट में प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं वो बेसिकली कैसा है, एलिप्टिकल है, और सन कहाँ पे है आपका, फोकस पे है। एलिप्स में बेसिकली ओवल शेप होता है, उस पर 2 फोकस होते हैं, तो किसी एक फोकस पे आपका सन रहेगा और जो पाथ रहेगा वो एलिप्टिकल रहेगा, उसमें आपका प्लैनेट क्या करेगा, बेसिकली रिवॉल्व करेगा। इफ़ यू टॉक अबाउट द केपलर सेकेंड लॉ, केपलर सेकेंड लॉ क्या बताता है आपको कि व्हेनेवर प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर आप एरिया की बात करोगे, सपोज मैं एक एलिप्स बना रहा हूँ, ठीक है। इफ़ वी एलिप्स कैसा होता है, थोड़ा ओवल शेप होता है। सपोज यहाँ पे आपका सन है, ठीक है, और एक प्लैनेट ए है, इसने क्या किया, A to B डिस्टेंस कवर किया। A to B डिस्टेंस कवर करने में जो उसने एरिया कवर किया, सपोज ये एरिया आपका A1 है, राइट, एंड इसने टाइम कितना लिया, एंड टाइम मान लो कितना लिया उसने, T1। सिमिलरली सपोज अगर इसी प्लैनेट ने क्या किया, दूसरा एरिया कवर किया, अगर वो एरिया फिर से अगर A1 ही है, या जो A2 एरिया वो कवर कर रहा है वो इक्वल टू A1 है, देन आपका टाइम भी क्या होगा, T2 भी क्या होगा, T1 के बराबर होगा। मतलब इक्वल एरिया अगर कोई प्लैनेट कवर कर रहा है तो टाइम भी क्या लगने वाला है आपको, इक्वल ही लगने वाला है। तो वही वो बोल रहा है, लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन स्वैप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया प्लैनेट क्या करता है, कवर करता है, ठीक है। थर्ड लॉ क्या बोलता है, जैसा कि मैंने बताया, इट टेल्स यू द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड मीन डिस्टेंस। मीन डिस्टेंस मतलब एवरेज डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो थर्ड लॉ क्या बताता है, टी स्क्वायर। केपलर का थर्ड लॉ क्या बताता है, बेसिकली टी स्क्वायर इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। सो व्हाट इज टी स्क्वायर? टी इज योर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू रिवॉल्व अराउंड द सन इज योर टी। थर्ड लॉ क्या बोलता है, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। दिस वॉज योर थर्ड लॉ। क्या बोल रहा है, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन, राइट। तो ये किसके बारे में रिलेशन बता रहा है, बेसिकली टाइम एंड मीन डिस्टेंस। इसका मीन डिस्टेंस प्लैनेट और सन का, मीन डिस्टेंस मतलब एवरेज डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर केपलर्स लॉ। अगला टॉपिक है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो अगर आप न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करोगे तो न्यूटन अंकल ने क्या बताया था, बेसिकली दे हैव टोल्ड यू एवरी मास। इफ़ आई टॉक अबाउट एवरी मास मतलब हर एक मास, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा मास, ओके, उनके बीच में क्या होता है, एक तरह का फोर्स लगता है, राइट, एक तरह का क्या लगता है, फोर्स लगता है, एंड दैट फोर्स बेसिकली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, कहने का मतलब क्या, अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, मास बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। थ्रू वेरियस एक्सपेरिमेंट दे हैव कम टू कंक्लूजन दैट इफ़ यू रिमूव दिस प्रोपोर्शनल साइन यू विल गेट अ कांस्टेंट विच इज जी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी m1 इंटू m2 अपॉन r का स्क्वायर। That was your Newton's universal law of gravitation. So every object attracts every other object with a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. If you talk about the value of g, this will be 6.67 into 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर पर केजी का स्क्वायर। ठीक है, सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। ये रही बात आपकी न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगला है आपका अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। व्हाट इज अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन? बच्चों जैसा कि मैंने बताया, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अर्थ इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मास, राइट। उसका सेंटर है, सेंटर कहाँ है, सेंटर ऑफ मास कहाँ है अर्थ का, उसके सेंटर पे है, राइट। तो अर्थ क्या एक तरह का मास है। तो अर्थ भी क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ के सरफेस पे है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अगर अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, दैट इज़ वाई अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को आसमान में फेंकोगे तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, अप टू सर्टेन हाइट वो रिटर्न आ जाता है, राइट। क्यों ऐसा होता है? जस्ट बिकॉज अर्थ ऑल्सो ऑब्जेक्ट, इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ मास विच अट्रैक्ट्स एवरी अदर मास with a force which is directly proportional to mass of product of their masses and inversely proportional to square of distance between them। तो यहाँ पे अर्थ के ऊपर जो भी मास रहेगा, अगर आप उसको ऊपर फेंकोगे तो वो एक एक्सेलरेशन से नीचे आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसकी वैल्यू क्या होती है, जी होती है। वैल्यू क्या होती है बच्चों, जी। तो बेसिकली वो जो फोर्स होता है, अर्थ अगर किसी मास को अट्रैक्ट कर रहा है तो कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और अर्थ का एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज जी इज योर अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसी जी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, सरफेस भी चेंज नहीं होती है, राइट। अगर आप विथ हाइट विथ डेप्थ दिस विल कीप ऑन चेंजिंग। ओके, इसके बारे में ऑल डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए समझो कि कांस्टेंट होता है, जी इज योर कांस्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फॉर अ पर्टिकुलर रीजन। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अर्थ क्या करेगा, हर एक मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा विद अ फोर्स विच इज mg। ओके, अब मुझे बताओ फोर्स से, इस फोर्स से अर्थ ने क्या किया, इस मास को अपनी तरफ खींचा, ठीक है। और सपोज आपका जो मास है ये बेसिकली क्या है, m1 है। ये मास क्या है, m1। इसको अर्थ क्या कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है। सिमिलरली इसमें भी हम लोग कंसिडर करते हैं m2 जो है आपका अर्थ है, और m1 को अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच कर रहा है एज पर द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो वहाँ पे भी फोर्स लगा F। तो कहना इससे, क्योंकि यहाँ पे भी दो मास जो है सेम है और यहाँ पे भी दोनों मास जो है सेम है, यहाँ पे अर्थ को हमने दिखाया नहीं बिकॉज डायरेक्टली हमने उसका एक्सेलरेशन ले लिया है, तो फोर्स आपको डायरेक्टली मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, इस केस में आपको इस g की वैल्यू डालोगे आप यहाँ पे, राइट। इफ़ यू पुट अ वैल्यू ऑफ g और दोनों मास डालोगे और उसका डिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो आपको सेम फोर्स मिलेगा। सिंस हमने क्या किया है, डायरेक्टली हम एक्सेलरेशन को ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो फोर्स मिलेगा यहाँ से और यहाँ से वो क्या होगा, सेम होगा। तो क्योंकि अर्थ क्या कर रहा है, m1 को भी अपनी तरफ खींच रहा है, और अर्थ और m1 के बीच में यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है, तो ये दोनों फोर्स क्या होगा, बेसिकली सेम होगा। तो कहना इससे m1g इज इक्वल टू बेसिकली क्या हो जाएगा, g m1 इंटू m2 अपॉन r का स्क्वायर। m1 कट जाएगा, m2 बेसिकली मास ऑफ द अर्थ है, इसको आप me भी दिखा सकते हो अगर आप चाहो तो। me मतलब क्या, मास ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे g का एक फार्मूला निकल के आता है जो कि क्या है, जी एम ई अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है। सो व्हाट इज योर फार्मूला ऑफ जी एम ई अपॉन आर का स्क्वायर। अब विद दिस फार्मूला आपका वेरिएशन ऑफ जी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो वेरिएशन ऑफ जी क्या होता है, देखो जी बढ़ेगा भी घटेगा भी, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस आ गया है,
पर आपको पता होना चाहिए कि जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द अर्थ है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, रेडियस या डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। ओके, सो इफ़ वी गो अबाउ द अर्थ तो आपका बेसिकली क्या होगा, फिर अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, आर बढ़ेगा। बेसिकली अगर आप हाइट पे जा रहे हो तो आर बढ़ेगा, आपका आर बढ़ेगा मतलब नीचे वाली क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। जितना आप हाइट जाओगे उतना ही जी की वैल्यू कम होगी, क्योंकि आर बढ़ रहा है, आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट, जैसे जैसे आप हाइट पे जाते रहते हो आपका जी का वैल्यू क्या होता रहता है, कम होता रहता है। ओके, वैसे अगर सरफेस की बात करोगे तो दो पोल होता है अर्थ का, एक इक्वेटर होता है, एक दो प्लेस होता है, एक इक्वेटर होता है, एक पोल। इक्वेटर में अर्थ भी कैसा होता है, थोड़ा ओवल ही होता है। अगर आप सेंटर कंसीडर करोगे अर्थ का तो इक्वेटर जो होता है, इक्वेटर का जो डिस्टेंस होगा, इक्वेटर जो सरफेस होगा वहाँ का जो डिस्टेंस होगा वो थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेयर टू पोल, राइट। तो अगर इक्वेटर पे आर ज़्यादा है तो जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। पोल पे आर आपका कम है तो एक कम होगा तो जी क्या होगा, बढ़ेगा। इसीलिए पोल पे ऑलवेज जी की वैल्यू क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है कंपेयर टू वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर। ठीक है, तो सरफेस की बात हुई। सिमिलरली विथ डेप्थ ऑल्सो वैल्यू ऑफ जी कीप ऑन डिक्रीजिंग। वाई वैल्यू ऑफ जी कीप ऑन डिक्रीजिंग, क्या रीजन है इसके पीछे, आपको फार्मूला तो बता दिया है उन्हें, जी एम ई अपॉन आर का स्क्वायर। बच्चों ध्यान दो, अब कुछ लोग बोलेंगे सर आर तो कम होगा, जैसे जैसे आप डेप्थ में जाओगे तो आर की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। फिर जी की वैल्यू क्यों बढ़ रही है, सॉरी क्यों कम हो रही है, एक्चुअली में बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि आप जैसे जैसे आप अंदर जाओगे तो अर्थ का मास जो आप कंसिडर करोगे वो भी क्या होता जाएगा, कम। अब इतना डेप्थ में आए तो आप पूरा मास नहीं लोगे, आप अब इतना ही वहाँ से क्या करो, सर्कल ड्रॉ करो और यही मास आप कंसिडर करोगे ये जी फाइंड आउट करने के लिए। और अंदर आ गए आप तो आप इतना ही मास क्या करोगे, कंसिडर करोगे जी फाइंड आउट करने के लिए। तो आप क्या देख रहे हो, जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जा रहे हो तो एम आपका कम हो रहा है और आर भी कम हो रहा है। ठीक है, तो कंपेरेटिवली एम का वैल्यू जो होता है ना वो क्या होता है, ज़्यादा कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू आर। तो विथ ओवरऑल इफेक्ट आपकी जी की वैल्यू क्या होती रहती है, कंटिन्यूसली डिक्रीज होती रहती है। तो विथ डेप्थ जी डिक्रीजेस, डेप्थ के साथ जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज आर तो कम होता है बट साथ में एम भी कम होता है। तो विद द इफेक्ट, कंबाइंड इफेक्ट जो दिखाता है उससे क्या दिखता है आपको, जी की वैल्यू क्या हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। समझ में आ रहा है, क्या हो जा रही है, डिक्रीज हो रही है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर वेरिएशन ऑफ जी। अब हम लोग पढ़ेंगे मास एंड वेट क्या होता है। मास बेसिकली क्या होता है, मास इज द मैटर कंटेंट ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में या किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है वो आपका क्या होता है, मास होता है। और मास जो होता है कांस्टेंट रहता है, कहीं चेंज नहीं होता है। चाहे आप अर्थ पे ले लो या आप मून पे चले जाओ या जुपिटर पे चले जाओ या सन पे चले जाओ, तो मास विल रिमेन्स कांस्टेंट। मास इज योर मैटर कंटेंट ऑफ द बॉडी। ओके, वेयरएज वेट इज योर, वेट क्या होता है, वो पर्टिकुलर प्लैनेट कौन से फोर्स के साथ उस पर्टिकुलर या कौन से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ उस पर्टिकुलर मास को अपनी तरफ खींच रहा है, दैट इज योर वेट। ठीक है, तो मास क्या होता है, मैटर कंटेंट ऑफ द बॉडी, बट वेट क्या होता है, विथ वॉट एक्सेलरेशन दैट पर्टिकुलर प्लैनेट अट्रैक्टिंग द मास टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो वेट कीप ऑन चेंजिंग बिकॉज वैल्यू ऑफ जी कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम प्लैनेट टू प्लैनेट। तो वेट क्या होता है आपका, कांस्टेंट नहीं रहता है, बट मास क्या होता है, सब जगह कांस्टेंट होता है। अगर मास की यूनिट की बात करोगे तो क्या होता है, केजी होता है, बट अगर वेट की यूनिट की बात करोगे तो क्या होगा, न्यूटन। वेट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। ठीक है, मास जो है आपका ये सब जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट वेट क्या होगा, प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा। अगला टॉपिक है आपका फ्री फॉल। व्हाट इज फ्री फॉल, इफ़ यू टॉक अबाउट द फ्री फॉल क्लास, सो टू अंडरस्टैंड फ्री फॉल वी फर्स्ट आई एम गोइंग टू रब दिस। ओके, फ्री फॉल क्या होता है, व्हाट इज फ्री फॉल, फ्री फॉल क्या होता है। ओके, व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट
फॉल्स टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, राइट। तो बेसिकली होता क्या है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे गिरता है तो उसके ऊपर क्या होता है, कुछ ना कुछ फोर्स लगता है, कुछ ना कुछ कौन सा फोर्स रहता है, इट कैन बी एयर रेजिस्टेंस हो सकता है या कोई और एक्सटर्नल फोर्स लग सकता है, जो क्या करता है इस ऑब्जेक्ट को अर्थ पे गिरने से थोड़ा रोकता है, रेजिस्ट करता है। इसी वजह से अगर आप एक पेपर को और एक स्टोन को साथ में फेंकोगे तो आपका स्टोन जो है अर्थ पे पहले गिरता है। वाई? एज पर द न्यूटन्स लॉ दोनों साथ में गिरना चाहिए, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। पेपर आपका लेट गिरता है और पत्थर जल्दी आता है। वाई इज इट सो? बिकॉज पेपर जो है आपका हल्का है, उसके ऊपर रेजिस्टेंस फोर्स क्या करता है, उसको रोक देता है। वेरेज जो आपका स्टोन है वो थोड़ा हैवी है, तो जो रेजिस्टेंस फोर्स उसके ऊपर भी लगता है, बट ड्यू टू मास रेजिस्टेंस फोर्स उतना उसको रेजिस्ट नहीं कर पाता है, इसलिए उसकी वो क्या होता है, जल्दी से नीचे आ जाता है और पेपर आपका थोड़ा लेट होता है, बट दोनों के ऊपर सेम फोर्स लगता है। बट अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट को आप एक वैक्यूम चेम्बर में लेके जा रहे हो, जहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है, एक्सटर्नल जो फैक्टर है उसको आप जीरो कर दे रहे हो, मतलब कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं रहेगा जो इन दोनों को क्या करेगा, पेपर को और मास को क्या करेगा, रेजिस्टेंस करेगा। इन दैट केस अगर आप दोनों को गिराओगे तो दोनों सेम टाइम में नीचे आएंगे, ठीक है, दोनों क्या होंगे, सेम टाइम में नीचे आएंगे। तो फ्री फॉल होता क्या है बच्चों, फ्री फॉल बेसिकली, free fall it's a fall whenever object falls on earth surface under the influence of gravitational force only। जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, राइट, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, द ओनली फोर्स एक्ट्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज योर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, या यू कैन से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देन that kind of fall is your free fall, when object falls towards the earth under the influence of gravitational force only, then that object is considered to be under free fall। okay, ये clear हो गया। now we are going to learn more about the Newton's law of motion of equation। okay, Newton's laws of equation of motion। okay, so what are the equation of motion of Newton? Basically there are three laws of equation of motion। so what are those laws of equation of motion? so पहला जो law है that tells you the relation between velocity and time। आपका a क्या होता है, कांस्टेंट होता है। फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ये तीनों लॉ बनाया गया है। फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिस थ्री लॉ, फर्स्ट इज योर रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, सेकेंड जो है आपका second is your displacement and time, and third is your velocity and displacement। okay, तो तीन लॉ हैं बेसिकली न्यूटन्स के, ये यूज होने वाले न्यूमेरिकल्स में, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला वाला क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड वाला क्या है, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच का रिलेशन है, थर्ड वाला वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन है। ओके, तो अगर आप इनको फ्री फॉल में कंसिडर करते हो, फ्री फॉल मतलब अगर इनके बाद अब जो भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल के लिए इन इक्वेशन को कंसिडर करोगे तो यहाँ पे आपका ए जो हो जाएगा, क्योंकि ए जो हो जाएगा वो जी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशन है वो क्या है, जी, एक कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, अप्रॉक्सीमेटली 9.81। ठीक है, अर्थ के लिए जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वेशन क्या हो जाएगा बेसिकली, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सिमिलरली वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे s को हम लोग चेंज कर देंगे h से, बिकॉज इन केस ऑफ फ्री फॉल वी कंसिडर हाइट, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हाइट के फॉर्म में दिखाएगा, आपको दिखेगा। तो h को हम लोग रिप्लेस करेंगे हाइट के साथ, ये क्या हो जाएगा आपका यू स्क्वायर प्लस 2ah। अब यहाँ पे ए नहीं रहेगा, जी आएगा, क्योंकि जी आपका अर्थ का एक्सेलरेशन है। ठीक है, एक इसके लिए, ए लीनियर मोशन के लिए, फॉर लीनियर मोशन, और ये क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो इसको सॉल्व, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। तो अब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बेसिक साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। तो
बेसिक साइन कन्वेंशन क्या है, आपको एक चीज़ ध्यान में बिठा लेना कि जो वैल्यू ऑफ जी है ऑलवेज नेगेटिव कंसिडर करना है। मतलब जी को न्यूमेरिकल में हमेशा आप नेगेटिव ही लोगे। क्यों? क्योंकि जी का जो डायरेक्शन होता है ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। बेसिकली हम लोग जो साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं एज पर द कोऑर्डिनेट एक्सिस फॉलो करते हैं, एज पर द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर आपका हाइट ऊपर है तो इसको हम लोग क्या लेंगे, फिर पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अगर आपकी वेलोसिटी ऊपर जा रही है इसको हम लोग क्या लेंगे, फिर पॉजिटिव लेंगे। अगर वेलोसिटी नीचे आ रही है इसको हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। वेलोसिटी ऊपर तो पॉजिटिव, वेलोसिटी अगर नीचे है तो नेगेटिव। एच अगर ऊपर है तो पॉजिटिव, अगर एच अगर नीचे के डायरेक्शन में है, ओके। सो वेलोसिटी अगर ऊपर के डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, नीचे आ रही है तो नेगेटिव। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो ओके। अगर ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे रहेगा तो नेगेटिव, ओके। ये साइन कन्वेंशन है, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, दैट्स इट। एंड जी इज ऑलवेज नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, जी इज ऑलवेज नेगेटिव, ओके। जो अपवर्ड जाएगा उसको पॉजिटिव लेंगे, जो डाउनवर्ड आएगा उसको हम नेगेटिव लेंगे, और जी को ऑलवेज नेगेटिव कंसिडर करेंगे। अगर इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई तो आप सारे के सारे न्यूमेरिकल क्या कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। कमिंग टू वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल, ओके, जो कि बोर्ड में पूछा गया है। सो ये न्यूमेरिकल क्या कहता है बेसिकली आपका, एन ऑब्जेक्ट टेक्स हैं, टेक्स ले रहा है क्या, टेक्स, हाँ मतलब समय लग रहा है। एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच ग्राउंड फ्रॉम हाइट ऑफ 5 मीटर। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी आपका ऑब्जेक्ट है और वहाँ से वो ग्राउंड आ रहा है। अब यहाँ पे एच कितना है आपका, 5 मीटर है, ठीक है। इसको क्या लोगे आप, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव, नीचे आ रहा है ना तो -5 मीटर, ठीक है। मैं डायरेक्टली डेटा लिख रहा हूँ, डेटा यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है एच कितना हो गया, -5 मीटर। टाइम कितना लग रहा है उसको, टाइम 5 सेकेंड। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी पूछा है आपसे, ओके। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी, दे हैव आस्क्ड यू द वैल्यू ऑफ जी। तो ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे था तो आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है मान लो क्या है, 0 है। टाइम आपको 5 सेकेंड दिया हुआ है, एच कितना है, -5। तो यहाँ पे बेसिकली टाइम और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है, टाइम और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, h = ut प्लस हाफ GT का स्क्वायर। यहाँ पे g क्या होगा आपका, g तो हमेशा नेगेटिव होगा, जैसे मैंने बताया आपको। h कितना है क्लास, -5, u तो 0 है आपका तो पूरा 0 कर देगा वो, हाफ इंटू जी कितना है, -10। अप्रॉक्सीमेटली हम 10 कंसिडर करेंगे, टेक्स्ट बुक में ही बोला है कि जी को आप 10 ही मान लो, ठीक है। या यू कैन टेक 10 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा क्लास, दिस विल बी हाउ मच। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना है, -5 = ये आपका हो जाएगा हाफ इंटू -10 × 25, ये कटेगा 5 जा, ठीक है, कटेगा 5 जा। अब क्या पता करना है आपको, अरे जी पता करना था आपको सर, काहे कट कर रहे हो आप, जी तो फाइंड आउट करना है। जी क्यों कट कर दिया आपने, ओके। जी पता करना है, सबको कहाँ भेज दो आप, लेफ़्ट में भेज दो। तो कितना हो जाएगा, -5 × 2/25, 5 जा, तो बेसिकली कितना आएगा क्लास, -2/5 = g। If you solve this you will get answer g is equal to -0.4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है, -0.4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। सो ये आपका पहला प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। बहुत आसान था नहीं,
सिर्फ आपको साइन कन्वेंशन बताना है, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे आएगा तो नेगेटिव, और जी हमेशा क्या लेना है आपको, नेगेटिव लेना है, ठीक है। इन सेम मैनर एक और प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डी वाला, सॉरी ई का प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं। ई प्रॉब्लम क्या है, अ बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल reaches the ground in 1 second, assuming g is equal to 10 meter per second, calculate its speed on reaching the ground and the height of the table. A ball falls off a table, reaches the ground in 1 second. ओके, तो एक टेबल है सपोज, और यहाँ से एक बॉल क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, और वो ग्राउंड में रीच करने के लिए कितना टाइम ले रहा है बच्चों, 10 सेकेंड ले रहा है, सॉरी 1 सेकेंड ले रहा है। अज्यूमिंग जी, आपको यहाँ पे जी क्या अज्यूम करना है, -10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। टाइम कितना है आपका, टाइम कितना ले रहा है, 1 सेकेंड ले रहा है सर, ओके। देन व्हाट ही हैज़ आस्क्ड यू, कैलकुलेट स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड एंड द हाइट ऑफ द टेबल। टू थिंग, हाइट ऑफ द टेबल पूछा है आपसे, एंड वी पूछा है। जब वो यहाँ पे पहुँचने वाला रहेगा, जस्ट पहुँचने वाला रहेगा, तो इस केस में जो वी आएगा वो पता करना है, और पूरा इसका हाइट कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये भी क्या करना आपको पता। अब देखो ध्यान से, आपको मैंने 3 रिलेशन बताया था लॉज ऑफ इक्वेशन में। पहला किसके बारे में रिलेशन, पहला इक्वेशन किसके बारे में रिलेशन बताता है, टाइम एंड वेलोसिटी के बारे में, टाइम एंड वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम दिया है, वेलोसिटी पूछा है, तो पहले आप पहले वाले को इजीली सॉल्व कर सकते हो। न्यूटन्स का पहला लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, बट ये क्या होगा यहाँ पे g, क्योंकि अर्थ को कंसिडर कर रहे हो आप, तो ये क्या हो जाने वाला है आपका g वन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ओके। सो ही हैज आस्क्ड यू v, तो u क्या होगा आपका, इनिशियली बॉल आपका रेस्ट पे था, यहाँ पे बॉल क्या था, रेस्ट पे था, तो u 0 हो जाएगा बेसिकली। g कितना है बच्चों, 10 है, और t कितना है, 1। अब इसको साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखो तो -10 है, तो v कितना आएगा, v कितना आएगा, -10 मीटर पर सेकेंड। अब माइनस साइन का मतलब क्या है, वेलोसिटी डाउनवर्ड है, जस्ट आपको साइन कन्वेंशन पता कर रहा है। एक्चुअल में इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, वैल्यू कितना होगा, 10 होगा, सिंस इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है, दैट इज़ वाई वी हैव सोन देम विथ माइनस साइन। अब इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ वैल्यू दिखाओगे, माइनस डायरेक्शन दिखा रहा है, तो ये कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। नाउ आवर नेक्स्ट सम क्या पूछा है आपसे बच्चों, हाइट। आपको पता है हाइट और टाइम के बीच में रिलेशन कौन बताता है, हाइट और टाइम। सेकेंड इक्वेशन क्या कहता है, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, ए की जगह g आएगा, ठीक है। h कितना दिया है सर, वही तो पूछा है हमसे, ठीक है, और यू टी ये तो पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि u 0 है आपका, इंटू g कितना है सर, -10, t कितना है 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ये कितना होगा, हाफ इंटू -10 इंटू 1, तो कटेगा 2 5 जा, तो योर h विल बी -5 मीटर। अब माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, डाउनवर्ड, डाउन, बट इसका मैग्नीट्यूड अगर आप देखो तो h कितना आएगा, 5 मीटर। तो एकदम ये 2 सम तो ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए हैं, दैट इज़ वाई आई हैव सॉल्व देम। So that's it about this chapter. If you need more sums based on this topic, I will explain you, provided आपको जो मैंने अभी पढ़ाया इसको बहुत ही अच्छे से पहले एक बार देखना है वीडियो को। अगर कुछ भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट्स करके मुझे बोल सकते हो, आई विल एक्सप्लेन whatever you have not understood, okay? So that's all for the day, thank you very much, radhe radhe, thank you.